नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस अर्थात विसरण एवं परासरण। आइए हम सबसे पहले समझते हैं विसरण को अर्थात डिफ्यूज़न क्या है। डिफ्यूज़न इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर मूव्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें विलेय अथवा विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, उस क्रिया को हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन रीजन है, ये लोअर कंसंट्रेशन रीजन है। तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। दैनिक जीवन में हम इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब हम धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी जो सुगंध है वो घर में फैल जाती है, तो उसका कारण विसरण की घटना या डिफ्यूजन की घटना होना है। अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस अर्थात परासरण की। A process by which molecules of a solvent tends to pass through a semi-permeable membrane from lower concentration of solution to higher concentration solution। अर्थात एक तो बात यहाँ साफ है कि मूवमेंट किसका होगा, केवल सॉल्वेंट का होगा, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, परासरण कहलाती है। इसको भी आप एक डायग्राम से देख सकते हैं। लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट यानी विलायक के अणु गति करते हैं। तो ये थी परासरण। तो परासरण और विसरण को स्पष्ट रूप से आपको समझना है, कभी कभी इनमें अंतर भी आ सकता है। परासरण का उदाहरण रेजिन इन वाटर अर्थात किशमिश को जल में रखने पर वो फूल जाती है, तो ये एक परासरण की घटना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किशमिश को अर्थात दाग को पानी में भिगोया है और 3 घंटे बाद फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया है, तो यहाँ पर आपको ये फूली हुई दिखाई दे रही है। अर्थात जो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जल के अणु हैं वो अंदर की ओर इसमें प्रवेश कर गए, इस कारण से ये किशमिश फूल जाती है। तो किशमिश का फूलना यानी दाग का फूलना ऑस्मोसिस की घटना का उदाहरण है। तो इस प्रकार ऑस्मोसिस के और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा समय तक कपड़े धोने का काम करते हैं तो आपके हाथों में कुछ झुर्रियाँ पड़ जाती है, या कुछ हाथ उंगलियों को जो है नमक के विलयन में यदि हम रखें तो भी झुर्रियाँ पड़ जाती है। ये सब उदाहरण जो है इसके परासरण के हैं। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है और ये सॉल्वेंट है, तो ये कंसंट्रेशन इनका हायर था यहाँ पे, तो ये सब तरफ डिफ्यूज़ हो गए लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये रेड वाले जो है सॉल्यूट और ये ग्रीन वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स देखिए 6 है, तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जो सॉल्वेंट है उसने एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू जो है मूवमेंट जारी रखा है। तो ये घटना ऑस्मोसिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल को आप डायग्राम से भी समझा सकते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस यानी परासरण का जैविक महत्व क्या है। ऑस्मोसिस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जंतुओं की जो वृद्धि है उसमें परासरण क्रिया का बहुत अत्यधिक महत्व है। वेरियस प्लांट प्रोसेस लाइक ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस आर परफॉर्म बाय ऑस्मोसिस, यानी परासरण के कारण ही
जो है प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और पौधों में जो भी क्रियाएं होती, प्रक्रियाएं होती है, वो सब उसमें परासरण की क्रिया का महत्व है। 0.85% NaCl solution is isotonic to the blood serum and it is called saline water. 0.85% NaCl solution को saline water कहते हैं क्योंकि आइसोटॉनिक है ये ब्लड से, यानी दोनों का परासरण दाब इस समय समान हो जाता है। तो ये भी आपने सेलाइन बॉटल देखी होगी, ये भी जो है इसमें भी ऑस्मोसिस का महत्व है। और प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, जैम्स, इस प्रकार की जो भी घरेलू चीज़ें हैं, अचार है, मुरब्बा है, ये इनका जो प्रिजर्वेशन होता है उसमें भी ऑस्मोसिस का सिद्धांत लागू होता है। आशा है कि आपको ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस समझ में आए होंगे। थैंक यू।